यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों पीएसआर गया तेल लेने, प्रीमियर लीग चेंज होने वाली है अगले सीजन से, स्क्वाड कॉस्ट रेशियो आ चुका है। डिटेल में बात करेंगे, यूनाइटेड को फायदा होगा या नुकसान होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और रूबेन एमरिम ने क्या बताया है सेस्को की इंजरी से रिलेटेड, एफकॉन कब जाने वाले हैं प्लेयर्स और क्या उपाय है रूबेन एमरिम पे उसके टाइम पे यूनाइटेड को प्रोटेक्ट करने का। साथ ही साथ मेनू की इंजरी क्या है, मैग्वायर वापस इंजर्ड है, ल्यूक शॉ क्या वो लेफ्ट विंग बैक खेल सकता है और मार्टिनेज क्या वो डिफेंसिव मिडफील्डर खेल सकता है। सब पे रूबेन एमरिम ने अपनी राय दी है और मैं अपनी राय दूंगा। और स्टार्ट करूंगा मैं वीडियो पॉल पॉगबा के साथ। सो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप सपोर्ट कर सकते हो और कमेंट करके तो आप मुझे थॉट्स अपने बताओगे ही, क्योंकि सबसे पहला सवाल मेरा तुम्हारे को यही है। पॉल पॉगबा 2 साल के बाद कल खेल सकता है अपना पहला मैच। गुड लक टू हिम। यूनाइटेड का एक्स प्लेयर है। आई रियली थॉट कि भाई उसके साथ काफी अनफेयर ट्रीटमेंट मिला है उसको यूनाइटेड में, बट अब जब वो जा रहा है मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 साल के बाद वो खेल रहा है यूनाइटेड में। एक गेम खेला था वो जहां पे यूनाइटेड 2-0 हार रही थी और यूनाइटेड अगर वो गेम हार जाती तो सामने वाली टीम टाइटल जीत जाती। पॉल पॉगबा ने 3 मिनट में 2 गोल मार के ड्रॉ करवाया था वो गेम और लास्ट में क्रिस स्मॉलिंग ने विनर मार दिया था। यूनाइटेड 3-2 जीत गई थी। किस टीम के अगेंस्ट पॉल पॉगबा ने ये ब्रेस मारी थी? बहुत फेमस गेम था। अगर आपको पता है प्लीज आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। नाउ एक चीज और, 3 लाइव शोज अगले कुछ दिनों में आपको दिखने वाले हैं इस चैनल पे। कल ऑफकोर्स आज शाम को हम ऑफकोर्स मिलेंगे। कल होगा एक यूनाइटेड टॉक का शो, एक्चुअल में इस चैनल पे नहीं होगा, यूनाइटेड रोड पे होगा, अंशुमन भाई के चैनल पे होगा, जहां पे बहुत से और लोग आएंगे, ईश भाई, मो भाई और डग आउट दोस्त, काफी सारे, ऐश टॉक्स फुटबॉल, उसको जरूर से देख लेना। और मैच का वॉच अलोंग भले ही ना हो क्योंकि वीकडे में हो रहा है तो मैं वॉच अलोंग नहीं कर पाऊंगा, बट मैच का रिएक्शन मैच खत्म होते ही इस चैनल पे आपको मिल जाएगा लाइव। सो काफी कुछ है इस चैनल पे, अगर नहीं किया वापस कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो क्योंकि कल वापस आने वाली है आपके पास मैच के प्रीव्यू वीडियो। सो अब बढ़ते हैं कहानी में। सेस्को की इंजरी के बारे में क्या बताया है रूबेन एमरिम ने? बताया है कि वो कुछ हफ्तों के लिए बाहर रहेगा, जो हमें लग रहा था, बट गुड थिंग इज कि वो 1 महीने में वापस आ जाएगा। ना वो कह रहे हैं कि रूबेन एमरिम ने बताया है कि सेस्को वापस आ सकता है जब तक प्लेयर जा रहे होंगे एफकॉन के लिए, तब तक सेस्को रिटर्न अपना कर रहा होगा हमारी टीम में, विच इज गुड। हम बहुत सारे अटैकर्स एक साथ नहीं जाएंगे, हमारे एम्बूमू, अमाद और सेस्को के बिना भी नहीं रहना पड़ेगा। जब तक अमाद और एम्बूमू जा रहे होंगे तब तक हमारा सेस्को वापस आ रहा होगा। ना एफकॉन में ऑफकोर्स आपको पता है एम्बूमू, अमाद, मेदुरोई, ये 3 प्लेयर हमारे जाएंगे। और ये कब जाएंगे? 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है एफकॉन। पहला मैच है उनका 24 दिसंबर से। और रूल्स ये कहते हैं, जिसके बारे में रूबेन एमरिम भी बता रहा था कि रूल्स है, हमें भेजना पड़ेगा प्लेयर्स को। वो ये कहते हैं कि कम से कम आपको 2 हफ्ते पहले, इंटरनेशनल टूर्नामेंट से पहले प्लेयर्स को भेजना पड़ेगा। नाउ अभी यूनाइटेड बात कर रही है उनके अपनी अपनी कंट्री से, मोरक्को से और आइवरी कोस्ट से और कैमरून से, कि प्लेयर्स को हम थोड़ा सा लेट भेज दें। देखो 2 हफ्ते पहले अगर मैं देखूं तो यूनाइटेड का एक गेम है 8 दिसंबर को वुल्व्स के अगेंस्ट, राइट? उसके बाद हमारा गेम है 15 दिसंबर को बोनमथ। आई थिंक सो कि वुल्व्स के गेम तक वो प्लेयर्स रहेंगे, बट उसके बाद वो चले जाएंगे। बोनमथ का गेम जो 15 दिसंबर में है, मोस्ट लाइकली यूनाइटेड उस टाइम पे इन तीनों प्लेयर्स के बिना रहेगी और मिड अर्ली जनवरी तक शायद हम इन प्लेयर्स के बिना रहे। तो 4-5 गेम्स हम फेस्टिव पीरियड में खेलेंगे जो इन प्लेयर्स के बिना होंगे। नाउ उस पे तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है कि क्या करेगा रूबेन एमरिम? ऑलरेडी हमारा स्क्वाड बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। ना उस पे रूबेन एमरिम की राय ये है कि हम अकेडमी से अपने प्लेयर्स बुलाएंगे और ये एक एकेडमी हमारी रेडी होगी इस चीज़ के लिए, एक चैलेंज के लिए। और बेसिकली हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं एकेडमी को कि हम उस पर ट्रस्ट करते हैं और बेसिकली उनको खिलाना चाहते हैं। ना एकेडमी का एक प्लेयर है कोबी मेनू। पिछले गेम में वो नहीं खेला था क्योंकि वो इंजर्ड था। जैक फ्लेचर आ गया था हमारे स्क्वाड में और उसकी जगह, और हमारा प्रोटेक्टेड रहा, जो एक रिकॉर्ड है कि हमारे हमेशा स्क्वाड में एक ना एक हमारी एकेडमी का प्लेयर रहता है पिछले 88 सालों से, 88 ईयर्स से। ना कोबी मेनू की इंजरी से रिलेटेड ये है कि वो अभी तक फुल टीम ट्रेनिंग में नहीं था, बट आने वाले टाइम में हो सकता है। और मे बी, जस्ट मे बी, शायद अगर वो रिकवर अच्छे से कर रहा है, अगर अच्छे से वो ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है, वो फिट हो चुका है, बट उसको ट्रेनिंग वगैरह भी उसको बहुत ज़्यादा नहीं मिली है। पिछले 2 हफ्ते में उन्होंने ट्रेनिंग मिस करी है कोबी मेनू ने। सो अगर वो अच्छे से ट्रेन करता है तो मोस्ट लाइकली वो हमारे स्क्वाड में हो सकता है। एवर्टन के अगेंस्ट मंडे को हमारा गेम है, मंडे रात को इंडिया के टाइम के हिसाब से। नाउ मैग्वायर की इंजरी के बारे में पता चला है कि भाई मैग्वायर इंजर्ड है। पिछले गेम में भी वो इंजर्ड हो गया था टॉटनहम हॉटस्पर्स के साथ, और अभी वो इंजर्ड ही है। सो नाउ मेरे को फिर लगता है यार, मतलब
क्यों, मतलब क्या क्या फ्यूचर देख रहे हैं मैगवायर के साथ? आई नो उसने काफी अच्छे मोमेंट्स दिए हैं हमारे को, बट इसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता क्या हम वापस वही ल्यूक शॉ वाली हरकत कर रहे हैं? प्लेयर इंजर्ड होता है और हम बात कर रहे हैं नहीं नहीं यार उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा दो। नहीं, बट मुझे लगता है अगर यूनाइटेड को दिख रहा है कि भाई हम ज्यादा प्लेयर साइन नहीं कर सकते, ईजियर ऑप्शन इज मैगवायर को 1 साल का एक्सटेंशन दे दो। बट तुम्हें लगता है 1 साल बाद मैगवायर फिटर होगा, यंगर होगा, फास्टर होगा, या और उसके इंजरी इश्यूज आएंगे और उसकी स्पीड स्लो होगी? मुझे पता नहीं कि आई एम रियली अवर्स कि कैजेमीरो, मैगवायर ऐसे प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए। बट आप अपनी राय जरूर बता सकते हो कमेंट में। ना ल्यूक शॉ के बारे में भी बता सकते हो, तुम्हें लगता है वो लेफ्ट विंग बैक खेल सकता है? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं मार्टिनेज अगर आता है वापस तो आप ल्यूक शॉ को लेफ्ट विंग बैक खिलाओ ना। रूबेन एमरिम से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि बिल्कुल खेल सकता है, ल्यूक शॉ बिल्कुल उस पोजीशन के लिए खेल सकता है। भाई वो लेफ्ट बैक ही तो था। बट जो कंसर्न तुम्हारे दिमाग में है, मेरे दिमाग में है, वो ही रूबेन एमरिम के दिमाग में है कि भाई लेफ्ट विंग बैक के टाइम पे ओवरलोड होता है, अलग ही लोड होता है उस प्लेयर का, क्योंकि उनको अप एंड डाउन हद से ज्यादा करना पड़ता है। क्या ल्यूक शॉ की बॉडी वो ले सकती है, नहीं ले सकती है, 60 मिनट्स तक ले सकती है? आई डोंट नो। तो ये एक कंसर्न जरूर होगा, बट देखा जाएगा। बट इतना जरूर है कि मुझे पता है लीचा को वापस आने में और कंसिस्टेंटली गेम स्टार्ट करने में 2-3 गेम्स लग सकते हैं अभी भी। और उसके बाद ल्यूक शॉ अगर गेम में रहना चाहता है, टीम में रहना चाहता है, तो मेरे को लगता है उसको लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन बनानी पड़ेगी। और अगर वो लेफ्ट विंग बैक खेल के फिट रहता है तो भाई प्रॉबेबली एंड आई एम रियली स्केयर्ड बिफोर आई से दिस, मे बी वी डोंट नीड अ लेफ्ट विंग बैक। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन उसमें यह है क्या ल्यूक शॉ वहां पे कंसिस्टेंटली खेल के इंजरी फ्री रह सकता है? हमने देख लिया सेंटर बैक पोजीशन में खेल के वो रह सकता है इंजरी फ्री, बट क्या लेफ्ट विंग बैक पोजीशन पे खेल के इंजरी फ्री रह सकता है? I don't know. Let us see. Now, Licha, of course, everyone wants to see Licha back. पहले ही मैं बता दूं भाई, I am really looking forward to it. Licha टीम में आ सकता है, मोस्ट लाइकली आप उसको बेंच पे देखोगे अगले गेम में, और शायद वो स्टार्ट ना भी मिले उसको, और शायद वो बेंच पे से भी उसको गेम टाइम ना मिले। बट काफ़ी सारी चीज़ों में आने वाले गेम्स में वो धीरे धीरे 30 मिनट, 15 मिनट, फिर आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे ऐसे करके वो 2-3 गेम्स में वापस बना सकता है अपनी जगह। और वो इस टाइम पे बहुत ही सही तरीके से अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है। ही इज़ रियली फिट नाउ। CDM रोल में काफ़ी लोग कह रहे थे, क्योंकि हमारी मिडफील्ड में हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, तो कह रहे थे कि भाई लीचा को खिला लो, आईएक्स में खेला है, लीचा को खिला लो, आईएक्स में खेला। और मैं बार बार कह रहा था भाई नहीं हो सकता। लीचा को आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो डिफेंस में खेलता है और इतना टाइम होता है उस पर बॉल डालने के लिए, और उसके बाद वो एक्सेप्शनल बॉल्स डालता है, पीछे से हमारा गेम बना के रखता है। नाउ अगर आप उसको मिडफील्ड में डाल दोगे तो उगारते वाली हालत हो जाएगी उसकी कि भाई प्लेयर बॉल आई नहीं कि प्लेयर चढ़ गए उसके ऊपर दोनों डायरेक्शन से। तो ये लीचा के साथ हो सकता है, वो शायद उसके लिए कोप अप ना कर पाए। उतना टेक्निकली स्ट्रांग लीचा शायद नहीं है कि वो ईपीएल में रह के मिडफील्ड पोजीशन में हर दिन खेल पाए। और दूसरी चीज, आप एक एवरेज मिडफील्डर पाओगे लीचा को वहां पे खिला के, बट आप एक एक्सेप्शनल सेंटर बैक लूज आउट कर दोगे अगर आप उसको उसकी पोजीशन से हटा दोगे तो। सो ये एक कंसर्न जरूर है, और रूबेन एमरिम ने भी ये बात बोली है कि लीचा उस पोजीशन में मैं नहीं खिलाऊंगा अनलेस एंड अनटिल इट इज एन इमरजेंसी। नाउ अब यहां तो होती है कहानी खत्म। जैसा मैंने आपको बताया, गेम का प्रीव्यू वीडियो कल आपको मिल जाएगा इसी टाइम पे। बट अब स्क्वाड कॉस्ट रेशियो की बारे में बात करते हैं। तो अब आपको आराम से चौकन्ने होकर ध्यान से इस बात को सुनना है, हो क्या रहा है तुम्हारी टीम के साथ और तुम्हारी पूरी प्रीमियर लीग के साथ। नाउ स्क्वाड कॉस्ट रेशियो कहता क्या है? स्क्वाड कॉस्ट रेशियो कहता है कि भैया अगर जितना भी पैसा तुम पूरे साल में कमाते हो, हर चीज से, टिकट बेच के, स्पॉन्सरशिप से, इधर उधर सब कुछ ले दे के, ठीक है, कंपटीशन से, सब सारा पैसा जो भी कमाई हुई तुम्हारी एट द एंड ऑफ द ईयर, उसका 85% खर्चा तुम कर सकते हो। किस पे? स्क्वाड को खड़ा करने में। और स्क्वाड में बस मेन का स्क्वाड, ना एकेडमी का स्क्वाड, ना वुमेन्स का स्क्वाड, वो एक्सक्लूडेड है। 85% खर्चा तुम्हारा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते अपने स्क्वाड पे। अब स्क्वाड में खर्चे क्या क्या इंक्लूडेड हैं? तुम्हारी ट्रांसफर फी, तुम एजेंट को फी देते हो, तुम कोई साइनिंग बोनस देते हो, तुम प्लेयर्स को वेजेस देते हो। तो ये सारी चीजें जो तुम खर्चा करते हो अपने स्क्वाड को, टीम को पिच पे उतारने के लिए, वो सारी चीजें काउंट होती हैं। मैं और ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मोटा मोटा तुम्हें मैंने बात बता दी क्या चीज हम काउंट कर रहे हैं। नाउ क्या ये अभी एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। यूएफा, इंग्लिश प्रीमियर लीग नहीं, यूएफा कहता है भाई तुम यूरोपा खेलने आ रहे हो, तुम चैंपियंस लीग खेलने आ रहे हो, तुम कॉन्फ्रेंस लीग खेलने आ रहे हो, यूएफा के कंपटीशन खेलने आ रहे हो, तो तुम्हारे को हम पीएसआर पुएसआर नहीं जानते, बेकार से रूल रेगुलेशन। हम जानते हैं स्क्वाड कॉस्ट रेशियो, वो तुम्हारा 70% से नीचे होना चाहिए। तो आज की डेट में आर्सेनल, चेल्सी, ये सारे क्लब जो भी यूएफा में खेल रहे हैं, और पहले यूनाइटेड भी खेल रही थी, तो वो 70% से ऑलरेडी नीचे रहते हैं। राइट नाउ
तुम्हें याद होगा यूएफा ने कुछ टाइम पहले पेनल्टी भी लगाई थी चेल्सी पे, बार्सिलोना पे, वो इन्हीं चीजों के अराउंड थी। मेरे को अच्छे से नहीं याद आ रहा कि किन किन कारण से लगाई थी, बट मोटा मोटा इन्हीं चीजों के अराउंड थी कि भाई तुम्हारा 70 से ज्यादा हो गया परसेंटेज, तो अब तुम्हें पे करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ लगाया था। मोटी बात यह है भाई कि बड़े क्लब जो हैं उनको वो ऑलरेडी कंप्लाई कर रहे हैं इस चीजों से। नाउ क्या ये अच्छी चीज है यूनाइटेड और बाकी बड़े क्लब्स के लिए, और क्यों हुआ है ये इंप्लीमेंटेशन और कब से हो रहा है? अगले साल ये इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। और पीएसआर जो आज की डेट में है, जो कहता है भैया हमें फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमाते हो, हमें फर्क पड़ता है आपके प्रॉफिट से। आप जितना भी कमाते हो और उसके बाद जितना भी पूरे क्लब का जितना खर्चा है, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 3 साल के पीरियड में 105 मिलियन से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, और आप अपने प्रॉफिट में से ही पैसा निकाल के दे सकते हो, राइट? तो यहां पे कुछ क्लब्स, बड़े बड़े जो क्लब्स थे, वो फंस जाते थे कि भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा लेकिन हम पे पैसा है, हम दे सकते हैं, ऐसा। नाउ 14 क्लब्स ने वोट किया फेवर में कि भाई पीएसआर हटाओ, स्क्वाड कॉस्ट रेशियो लाओ, 85% के लिए हम फेवर में है। नाउ इसके अलावा मैं तुम्हें एंकरिंग का भी बताऊंगा, वो कैसे कैसे बच गई यूनाइटेड वहां पे और बाकी सारे बड़े बड़े क्लब्स। नाउ इसमें यूनाइटेड का क्या फायदा है, क्या नुकसान है? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है। देखो मुझे लगता है यूनाइटेड का फायदा है। क्यों? क्योंकि हमारी कमाई बहुत ज्यादा है। अब हमारी कमाई हुई थी जैसे पिछले साल हुई थी 650 मिलियन के आसपास। 650 मिलियन कमाएंगे तो उसका 85% हम अपने स्क्वाड पे लगा सकते हैं, विच इज लाइक 550। इस टाइम पे हमारे स्क्वाड का पूरा खर्चा जो है स्क्वाड कॉस्ट रेशियो के हिसाब से मोटा मोटा मैं तुम्हें अगर बता दूं 450-500 मिलियन के नीचे नीचे है। तो हमारे को और 50 मिलियन 100 मिलियन तक एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। और धीरे धीरे जिस तरीके से इनियोस चल रही है, वेजेस वगैरह कम करने की कगार पे, थोड़ा बहुत पैसा हमें को ज्यादा वहां पे मिल सकता है। तो हम काफी अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि हमारी कमाई काफी अच्छी है। सिमिलरली लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी, इन सब की कमाई भी बहुत अच्छी है, तो वो पैसा लगा सकते हैं ना। अब दूसरी चीज क्यों मुझे लगता है यहां पे इनियोस के लिए, ग्लेजर्स के लिए और यूनाइटेड के लिए बुरी बात हो सकती है। यूनाइटेड कभी भी पीएसआर के पंगे में नहीं पड़ी। यूनाइटेड कभी भी पीएसआर हमारे लिए कंसर्न नहीं था। भले ही हम उसकी डिटेल मैंने पिछले वीडियोस में बात करी है, बट मोटा मोटा मैं तुम्हें अभी ये बता सकता हूं, पीएसआर हमारा कभी कंसर्न नहीं था। हमारा कंसर्न था कैश, कैश और कैश। कैश के कारण क्या होगा कि अब हमें रूल्स तो अलाउ कर रहे हैं आप स्पेंड कर दो, बट हमारे पास पैसा नहीं है हाथ में कि भाई हम जाके स्पेंड कर दें। और हमारे मालिक ऐसे नहीं है कि जो पैसा इधर उधर से जनरेट करके या लगा के क्लब में वो पैसा डाल के जो हम यूज कर पाए। हाउएवर चेल्सी ऐसा कर सकती है, आपकी बाकी क्लब्स, न्यूकासल ऐसा कर सकती है, सिटी ऐसा कर सकती है, वो सब कर सकते हैं। यूनाइटेड को बस नुकसान ये होगा कि देखो हमारी स्पेंडिंग तो बढ़ गई, बट बाकी क्लब्स की स्पेंडिंग हमसे ज्यादा बढ़ गई। तो अब आप चैंपियंस लीग के स्क्वाड के लिए जा रहे हो, अगर आप अपने चैंपियंस लीग के लिए कंपीट कर रहे हो, तो बाकी क्लब्स आर इन अ बेटर पोजीशन। तो ये एक बुरी खबर है यूनाइटेड फैंस के लिए, यूनाइटेड के लिए। बट ऑफ कोर्स जैसे जैसे मैं भी इस चीज को और समझूंगा, यूनाइटेड समझेगी और मीडिया में चीजें आएंगी, मैं और डिटेल में स्क्वाड कॉस्ट रेशियो वगैरह के बारे में आपको और विस्तार में एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। नाउ एंकरिंग एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, बट एक चीज अच्छी है कि 13 क्लब्स 20 में से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कोई भी रूल को पास करने के लिए आपको मिनिमम 14 या 13 क्लब्स कहने चाहिए भाई डन है, हम इसको चाह रहे हैं। स्क्वाड कॉस्ट रेशियो के लिए उन्होंने हाँ कर दी, बट एंकरिंग के लिए 13 क्लब्स ने मना कर दिया, तो वो रिजेक्ट हो गया, तो वो कहानी खत्म हो चुकी है। अब एंकरिंग कॉन्सेप्ट क्या था, जैसा मैंने पहले किसी एक वीडियो में बताया था कि जो ये कह रहे थे कि भाई स्क्वाड कॉस्ट रेशियो तो रखो, प्लस आप खर्चा कितना कर सकते हो। तो जो सबसे कम रेवेन्यू होगा पूरी टीम, पूरे इंग्लिश प्रीमियर लीग में, मान लो बर्नली का रेवेन्यू यूनाइटेड का 650 मिलियन है, बर्नली का 100 मिलियन है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो सबसे कम रेवेन्यू वाला क्लब होगा उसके 5 गुना पैसा, उससे ज्यादा कोई भी क्लब स्पेंड नहीं कर सकता। मान लो अगर बर्नली का पूरा रेवेन्यू साल का 80 मिलियन है, तो आप 400 मिलियन से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आर्सेनल, यूनाइटेड, चेल्सी 1 बिलियन कमा रहे हो, हम 400 मिलियन से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते अपने स्क्वाड पे। इसके कारण क्या होगा कि भाई आप जो बड़े क्लब्स भी हैं, अगर तुम्हारी प्रीमियर लीग में एक ऐसा क्लब आ गया जो जिसकी कमाई 100-150 मिलियन से कम है, तो तुम फंस जाओगे, तुम अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाओगे उस दूसरे क्लब के चक्कर में। तो यहां पे क्या सुनने में आ रहा था कि भाई इसके कारण तुम वेजेस कट आउट करोगे, कि भाई प्लेयर्स की वेजेस कम मिलेंगी,
तो उसके कारण ये भी डर था कि जो बढ़िया बढ़िया टैलेंट है, अर्लिंग हालैंड, मोहम्मद साला, ये सब यहाँ क्यों रुकेंगे, वो चलेंगे भाई रियल मैड्रिड, पीएसजी, बार्सिलोना, इंग्लिश प्रीमियर लीग छोटा बन जाएगी, जो हमारी कंपेटिटिवनेस है बाकी क्लब्स के मुकाबले में वो छोटी हो जाएगी। और प्लेयर्स की फेडरेशन ने, एजेंट्स वगैरह की एजेंसीज ने, इन्होंने भी मिलकर थ्रेटन कर दिया था कि भाई अगर तुम एंकरिंग करोगे तो हम तुम्हारे को लीगल केसेस डालेंगे, तुम हमारे को कंपेटिटिव वेजेस नहीं दे रहे हो इन चीजों को लेके। सो काफी इंटरेस्टिंग चीज थी, बट अच्छी बात यूनाइटेड के लिए और बड़े क्लब्स के लिए है कि एंकरिंग वाला रूल बहुत सारे क्लब्स ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो नहीं है, बट ये स्क्वाड कॉस्ट रेशियो काम आएगी। बट ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं अगली वीडियो से पहले। प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके कमेंट करके मेरे को बता देना, एक तो पॉल पॉगबा ने किस टीम के अगेंस्ट वो 2 गोल मारे थे, बहुत फेमस। साथ ही साथ आप क्या लगता है आपको, क्या ल्यूक शॉ को खेलना चाहिए लेफ्ट विंग बैक, क्या वो खेल पाएगा, लोड ले पाएगा, हैरी मैग्वायर क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहिए। साथ ही साथ एफकॉन की सिचुएशन में तुम्हें लगता है हम एकेडमी प्लेयर्स के पास रिलाय कर सकते हैं, स्क्वाड कॉस्ट रेशियो क्या यूनाइटेड को फायदा होगा, उसका नुकसान होगा, क्या तुम्हें एक नई डिटेल में वीडियो चाहिए उसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।